प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम महेश शर्मा। इस आज के लेक्चर में अपन करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के सारे पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अपने से 2013 से 2020 तक राजस्थान बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, यानी घंटे का बटन भी आपको दबा देना है, प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत वीडियो को देख पाओगे। और इस चैनल पर अपन ने अभी तक 8 चैप्टर का रिविजन कर लिया और 7 चैप्टर के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन ने कर लिए और आज 8वें चैप्टर का भी अपलोड हो जाएगा। अब बच रहे किताब में 9 चैप्टर और बच रहे, तो सभी का रिवीजन और सभी का पीवाईक्यूज अपन कोशिश करेंगे कि मई के एंड तक हो जाएगा। 100% गारंटी है कि पीवाईक्यूज तो मई के एंड या जून स्टार्टिंग में आपके लगभग आपको सारे मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, और कोशिश करेंगे रिवीजन भी अपना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका मतलब सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले लिख रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा, जैसा आप बेटर समझे। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2020 में अपने से इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 में फर्स्ट सवाल था, दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण m1 वेक्टर तथा m2 वेक्टर है, यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखिए। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो सिलेबस से हटा दिया। देखिए जो छोटे छोटे सवाल है, एक एक नंबर को मैं बता दूंगा, सिलेबस से हटा तो दिया वैसे, ये चुंबकीय आघूर्ण वगैरह फिर भी अपने यहाँ पे थोड़ा सा कर लेंगे। नहीं देखना थोड़ा आप इसकी आगे बढ़ जाना। छोटे छोटे सवाल एक एक लाइन में होंगे तो वो तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, जैसे प्रतिबिंब पदार्थ की परिभाषा वगैरह ये भी सिलेबस से हटा दी है। ओके, आगे पूछा सवाल नंबर 2, विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं। ये 2020 का हुआ। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 में। यहाँ सवाल नंबर 1 पूछा, नमन कोण ब्रैकेट में नति कोण को परिभाषित कीजिए, यानी एंगल ऑफ जो डिफ होता है उसको डिफाइन यहाँ पे करना है। फिर आगे बोला, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। फिर सवाल नंबर 2 में पहला सवाल था क्यूरिताप को परिभाषित कीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पे 0.1 मीटर प्रभावी लंबाई के छड़ चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पियर इंटू मीटर है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया अपने से, एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए सेटिल्य वक्र BH वक्र बनाई। इस बार भी आने के चांसेस पूरे BH वक्र आपको बनाना आना चाहिए। आगे इसमें सवाल नंबर 2 सेकंड का ए पूछा है, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ पे, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो डेरिवेशन होता है m बराबर EBR/2 वाला, अपने वो डेरिवेशन यहाँ से पूछा गया। बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया कि चुंबकन M, देखिए चुंबकन M को अपने राजस्थान बोर्ड में I लिख रखा है। ये सवाल तब का जब NCERT का सिलेबस चलता था, उसमें चुंबकन को वो उन्होंने M से दिखा रखा, अपने राजस्थान बोर्ड में उसको I से दिखा रखा। चुंबकन मतलब जो चुंबकन तीव्रता I की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चुंबकन M, चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकन तीव्रता बोला इसको, चुंबकन या चुंबकन तीव्रता वो I, इसको यहाँ M से दिखा रखा है। और चुंबकीय तीव्रता जो चुंबकन क्षेत्र है उसको S से, अपने करना क्या यहाँ पे, चुंबकन M, चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकीय प्रवृत्ति जीटा या काई, या इसको अपन सिंपल X ही बोले थे अपन तो X, एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता μr में विभिन्न संबंध स्थापित कीजिए। डेरिवेशन चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है, वो अपने डेरिवेशन यहाँ पे करना है। फिर आगे बोले चुंबकीय प्रवृत्ति X को परिभाषित कीजिए। इसी का सवाल नंबर 2 2016 में, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। फुल स्टॉप। ऐसे पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। ओके, आते बोर्ड एग्जाम 2015 में यहाँ सवाल पूछा गया दिक्पात कोण, ब्रैकेट में लिखा हुआ चुंबकीय दिक्पात कोण, चुंबकीय दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। ओके, फिर आगे इसमें सवाल था मतलब न्यूमेरिकल है, किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मतलब क्षैतिज घटक 0.25 गाउस है एवं नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल परिभाषा के साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया था, सवाल नंबर 1, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होते नहीं है, अगर होता, इसमें ऐसा ही पूछा है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता
तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता है? अगर एकल चुंबकीय ध्रुव होते तो चुंबकत्व में गाउस का नियम का फॉर्मूला क्या होता है अपने को बताना है। आगे बोला है सवाल नंबर 2, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अपने उसका उदाहरण भी देना। इन 2 बार पूछ ली परिभाषा, 13 में पूछी, पहले 14 में पूछी, उसके बाद 20 में पूछ लिए। बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा नति कोण ने नमन कोण को परिभाषित कीजिए, और यही परिभाषा रिपीट हुई थी 2019 के अंदर। और फिर आगे बोला है इसमें न्यूमेरिकल था, नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते 45 डिग्री होता है। जब आपके दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री आता, आपको याद होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो देखिए सवाल लीजिए, क्यूरी ताप हर बार रिपीट हो रहा है लगभग, यानी हर बार नहीं लगभग रिपीट हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी क्यूरी ताप है, ये सारी बातें अपन लास्ट में करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बाद में बात करेंगे। तो इसको अपन सवाल करते हैं सारे सारे। तो स्टार्ट करें, इसको रब कर दूं। ठीक है, अगर आपको सारे सवाल आते हैं तो वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, और नहीं आते हैं तो देखिए और फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ बातें मैं नहीं भी आपको बता दूंगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कुछ बातें और आपको सीखने को मिल जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। ओके कर दूं रब? ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अपन ईयर वाइज सारे सवाल अपन सोल्व करेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे जो होगी वो, जहाँ समझाने की बात होगी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए आगे, तो आ जाते बोर्ड एग्जाम 2020 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपका है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ इस बार बोर्ड के सिलेबस में नहीं हटा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप मैं परिभाषा इसकी बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखिए। वे मतलब लिख लीजिए परिभाषा, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर अल्प विस्थापित होते हैं। अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर अल्प विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका होता है कॉपर, जिंक, H2O, Au, Ag, NaCl, N2, 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब पर। तो ये इसके एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, H2O, Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी, NaCl, N2, इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पूछने में बता दिए। ठीक है, ये इसके आप कोई भी एग्जाम्पल, इसने एक पूछा, एक जो आगे पूछा था मैंने वो बता दिया। तो इसके एग्जाम्पल्स कॉपर है, जिंक है, तो क्लियर। मतलब जो प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक से दूर भागते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो परिभाषा हमने लिख ली होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक की बात करते तो एक तरह से ये तो आपका सदिश का ही सवाल है। इन्होंने क्या बोला है कि दो दंडचुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 वेक्टर तथा M2 वेक्टर, यानी ऐसा है कि दो दंडचुंबक मानते हैं, एक ये वाली, इसका अपन मानते, इसका जो आपको चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है वो दे रखा है M1 वेक्टर, और इसका मानो एक दंडचुंबक ऐसे और है, ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर रखी हुई है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण M2 वेक्टर, ऐसा उन्होंने बोल रखा है। ये बोला कि दो दंडचुंबकों की चुंबकीय आघूर्ण M1 वेक्टर तथा M2 वेक्टर है, फुलस्टॉप यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखें। जो M नेट होगा वो क्या होगा, तो ये M नेट कहीं मान लो यहाँ से जा रहा होगा, तो आपको याद होना चाहिए दो सदिश, एक मान लो P वेक्टर और एक मान लो Q वेक्टर। तो इनका परिणामी क्या आता है, जो R आता है वर्गमूल के अंदर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ पे जो M आएगा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होगा, वो बनेगा M1² प्लस M2² प्लस 2M1 M2 cos थीटा होता है। ये हो गया परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, तो आपको इसको सिंपल सदिश का फॉर्मूला, ये तो एक सदिश का ही सवाल हुआ मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर सेकंड का जो बी पूछा यहाँ पे 2020 में कि विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं।
विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए इसका अगर BH वक्र में बनाते हैं, अगर अपन लोहे का BH वक्र बनाते हैं, कुछ ऐसा आपको मिलेगा, वो कुछ आपको ऐसा इस प्रकार आपको मिलेगा। और स्टील का बनाते हैं तो स्टील का कुछ मिलता है ऐसा मिलता है, ये स्टील का होता है। और ये किसका होता है? नरम लोहे का। तो होता है क्या, देखिए नरम लोहे की जो धारणशीलता है, इसको धारणशीलता बोलते हैं, ये अधिक होती है। इसको निग्राहिता बोलते हैं, इसकी कम होती है। जबकि स्टील की क्या होती है? धारणशीलता कम होती है और निग्राहिता ज्यादा होती है। इसका BH वक्र क्षेत्र ज्यादा होता है, इसका नरम लोहे का कम होता है। तो देखो विद्युत क्या पूछा इसने कि मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए अपने को ऐसा पदार्थ चाहिए जो जैसे मान लो अपने परिणालिका में रखा और करंट बहाया, तो जल्दी से जैसे ही करंट बहाए तो चुंबकित हो जाए, और जैसे ही करंट को ऑफ करें, बाह्य चुंबक से उठाए तो जल्दी से विचुंबकित हो जाए। तो ये नरम लोहे की प्रॉपर्टी होती है, यानी धारणशीलता इसकी अधिक होती है और निग्राहिता इसकी क्या होती है? कम होती है। इसकी धारणशीलता अधिक होती है और निग्राहिता इसकी कम होती है, निग्राहिता इसकी कम होती है, इसलिए अपन नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। तो आप लिखोगे क्या कि नरम लोहे की धारणशीलता अधिक होती है व निग्राहिता कम होती है, इसलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग करते हैं। क्लियर लिख लोगे? नरम लोहे की धारणशीलता अधिक होती है व निग्राहिता कम होती है, इसलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग करते हैं। ये इसका आंसर लिख लिया होगा आई होप आपने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 की। क्लियर? बोर्ड एग्जाम 2019 में पहला सवाल इन्होंने पूछा, नमन कोण यानी नति कोण भी बोलते हैं उसको, नमन कोण भी बोलते हैं या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, जिसको अपन ने थीटा से दिखाया है, उसको अपने क्या करना है? परिभाषित करना है। बोर्ड एग्जाम 2019 का पहला सवाल, नति कोण को परिभाषित कीजिए। नति कोण को अपन नमन कोण भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, इसको थीटा से दिखाते हैं। तो ये क्या होगा देखिए, ये होता है, देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लो इसकी परिभाषा। चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के, ऐसा लिख लीजिए, चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह क्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को, क्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो ये होगी इसकी परिभाषा। क्लियर है? क्या बोला? चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व क्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। फिर आगे इसने पूरा और पूछा है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होगा। चुंबकीय ध्रुवों पर इसको आप क्षैतिज दिशा कर लीजिएगा, क्षैतिज दिशा, ठीक है, एक बात है, क्षैतिज दिशा के मध्य बनने कोण। अब आगे पूछा है क्या कि मतलब क्या पूछा है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखो। देखिए चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान, चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण है वो कितना होता है? नमन कोण होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। और चुंबकीय निरक्ष पर, इसको विस्वत भी बोलते हैं, विस्वत रेखा भी बोलते हैं, निरक्ष पर थीटा का मान 0 डिग्री होता है। चुंबकीय विस्वत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है और चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। परिभाषा की बात करें तो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व क्षैतिज दिशा के, यहाँ दिशा लिखा है यहाँ पे, वह क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सवाल नंबर 1 था 2019 का। सवाल नंबर 2 का पहला बोला है, दूसरे का पहला कि क्यूरी ताप को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्यूरी ताप की परिभाषा आपको लिख लेनी है। क्यूरी ताप तो मैं बोल दूं, क्यूरी ताप वह ताप, परिभाषा बोलता हूं, वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ, वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में, वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय
पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। समझ में आया? वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। और लिखना आगे, क्यूरी ताप अलग अलग चुंबकीय, अलग अलग लोहे यानी ऐसा लिखोगे, अलग अलग लोहे चुंबकीय पदार्थों का क्यूरी ताप अलग अलग होता है। लिख देना लाइन, अलग अलग लोहे चुंबकीय पदार्थों का क्यूरी ताप अलग अलग होता है। अब देखिए एग्जाम्पल बाद, जैसे लोहे का जो होता है, लोहे का जो क्यूरी ताप है वो होता है 1043 केल्विन। कोबाल्ट का अगर बात करूं तो कोबाल्ट का होता है 1394 केल्विन। और निकिल की बात करूं, निकिल का होता है 631 केल्विन। डेटा एक बार बुक में एक बार और मैच लेना, ठीक है। लोहे का ये होता है अलग अलग लोहे, जैसे आपका फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल, ये मुख्यतः आपके मतलब कौन से लोहे चुंबकीय पदार्थ, फेकोनी, फेकोनी जानते हो, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो अलग अलग लोहे चुंबकीय पदार्थों का क्यूरी ताप अलग अलग होता है। आगे सवाल इसमें एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आपको मैं करवाता हूँ, अगर नहीं देखना न्यूमेरिकल तो आप आगे बढ़ जाइए स्किप करके। ये चुंबक धन चुंबक का न्यूमेरिकल है। इसने क्या बोला है कि 0.1 मीटर प्रभावी लंबाई के धन चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर मीटर है, जिसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी आपको धन चुंबकीय प्रभावी लंबाई यानी एल इफेक्टिव लेंथ का मान दिया 0.1 मीटर। फिर आगे बोला है कि ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर इंटू मीटर, यानी स्मॉल एम की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 40 एम्पीयर इंटू मीटर आपको दे रखी है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी, कैपिटल एम का मान अपने को निकालना। तो आपको देखो या तो पता हो और नहीं पता हो, देखिए कि अगर ये कोई धन चुंबक है, जिसका नॉर्थ पोल, जिसका साउथ पोल, जिसका सेंटर ओ, इस लंबाई को अपन एल बोले, इस लंबाई को एल बोले, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू में 2l। और इस 2l को, यही होती है इसकी प्रभावी लंबाई, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को बोलते हैं प्रभावी लंबाई बोलते हैं। आप इस 2l की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, कैपिटल एम होगा जो होगा स्मॉल एम इंटू में एल ई, प्रभावी लंबाई। तो इसका आंसर होगा 40, ध्रुव प्रबलता होती है 40 एम्पीयर इंटू मीटर, और यहाँ पे गुणा करोगे 0.1, तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका चुंबकीय आघूर्ण 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ओके ठीक है, आ जाते बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर, इसको रब कर देना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड एग्जाम 2018 में पहला तो अपने से पूछा है, बताते हैं। बोर्ड एग्जाम 2018 में सवाल नंबर 1 जो पूछा है वो पूछा है कि एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए सेटिल वक्र BH वक्र, एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए सेटिल वक्र BH वक्र बनाइए। तो आपने जानते हो BH वक्र, किसके लिए अपन बनाएंगे, BH वक्र अपन बना रहे हैं, इसको सेटिल वक्र भी बोलते हैं। BH वक्र, इसी का नाम सेटिल वक्र भी होता है, इंग्लिश में इसको हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं ये अपना XX और ये अपना YX। y x पर अपन लेंगे, b लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, किसमें लेंगे, टेस्ला में। इसके लिए अपने IB, कई बुक में यहाँ पे जैसे IB ले लेते हैं, अपने यहाँ पे B ले रहे हैं, अपनी राजस्थान बड़ी बुक में यहाँ पे B है, और किसमें, T फॉर टेस्ला के अंदर है। यहाँ पर लेंगे H, चुंबकन क्षेत्र, किसमें होगा ये, एम्पियर इंटू मीटर में। तो देखिए लोहे मतलब BH वक्र किसके लिए बनता है, सिर्फ और सिर्फ लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए बनता है। जो सेटिल प्रभाव है वो केवल और केवल लोहे चुंबकीय पदार्थ आपको दिखाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ सेटिल वक्र नहीं दिखाते, वो सेटिल प्रभाव दिखाते नहीं। तो यहाँ पे देखो BH वक्र पूछा है, फिर भी मैं इसको इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और एक्सप्लेन करता हूँ बनता कैसे, उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और सिर्फ BH वक्र देखना तो आप देख के आप आगे बढ़ जाइए। तो देखो BH वक्र क्या करते हैं अपन, एक नरम लोहा, मतलब क्या लेंगे, नरम लोहा लेंगे और उसको अपन किसी परिनालिका के अंदर रख देंगे, इसको अपन किसी परिनालिका के अंदर रख देते हैं। ये परिनालिका मान लीजिए इसमें करंट दौड़ रहा है, ये इसके फेरे है, ऐसे तार अपन लपेट दिया इसके ऊपर, और मान लीजिए प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी। इतना नहीं लिखना, यहाँ तो सिर्फ 1 नंबर का सवाल है, केवल ग्राफ ही बनाना है,
मैं आपको समझा रहा हूँ ये बनता कैसा है, ठीक है। तो प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरियां लगा दी, मान लो करंट इसमें I भरा और यहाँ अपने नरम लोहे को मान लो यहाँ पे आपने रख दिया, तो होगा क्या, जैसे आप करंट बहाओगे तो परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, ये होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। परिणालिका के अंदर इसकी एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन अपने कर रखा है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। अगर मैं म्यू नॉट को नीचे लाऊं तो आएगा म्यू नॉट बटे में बराबर एन आई, तो इस B बटे म्यू नॉट को H बोलते हैं, H बराबर एन आई। अगर ये करंट जीरो है तो H का मान भी जीरो होगा, तो उस टाइम B भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, फिर अपन करंट को बढ़ाएंगे ना तो H भी बढ़ेगा और H बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, क्योंकि H क्या होता है आपका, मतलब जो आपका B क्या है, B एक तरह से न्यू इंटू में H होता है, ये होता है H बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। और ये जो मतलब ऐसा इस प्रकार बढ़ता है, एक सरल रेखा ना आके या कुछ इस प्रकार का ग्राफ ये आपको मिलता है। इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूँ, इसको मैं A बोल रहा हूँ, यहाँ पे चला। फिर अपन क्या किया, अपन इसके बाद इस पॉइंट के बाद अगर करंट को बढ़ाते एच को बढ़ाते हैं तो एच को बढ़ाएंगे तो, लेकिन एच को बढ़ाने पर बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन, चुंबकीय संतृप्ति इसको बोलते हैं। इसके बाद बी के मान में कोई वृद्धि, इसके मान में इस बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, इसको बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति अवस्था बोलते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इस करंट को कम करेंगे तो बी का मान भी कम होगा और एक टाइम में इस करंट को अपन जीरो कर देंगे। करंट को जीरो कर दोगे तो एच भी जीरो हो जाएगा, यानी आई को कम करने पर, यानी एच के मान में कमी करने पर बी के मान में भी कमी होगी, लेकिन एच जीरो करने पर भी बी जीरो नहीं होगा। एच जीरो करने पर भी, यानी चुंबकन क्षेत्र जीरो करने पर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व के गुण आ जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं धारणशीलता। धारण कर लिया, क्या धारण कर लिया, इसमें चुंबकन क्षेत्र यानी चुंबकीय गुण धारण कर लिए, यानी बी जीरो, इसका चुंबकीय क्षेत्र जीरो नहीं हो रहा है, यानी आपको ये कमी कुछ इस प्रकार मिलती है। इसको मैं बी पॉइंट, इसको मैं स्मॉल ए बोलता हूँ, इसको मैं स्मॉल बी बोलता हूँ, कैपिटल बी अपने ये ले रखा है। अब अपन क्या करेंगे, इस करंट को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, मैं आपको पूरा बीएच वगैरह पढ़ाने वाली जाता हूँ, इसको उल्टा कर देंगे, ये माइनस प्लस, यानी अपने करंट को उल्टा बढ़ा दिया, करंट को उल्टा कर दिया, यानी करंट को अपने विपरीत दिशा में लगा दिया। तो अब क्या होगा, अपने करंट बढ़ाएंगे तो H का मान विपरीत दिशा में बढ़ेगा, H का मान विपरीत दिशा में बढ़ेगा, तो H बढ़ेगा तो B के मान में, अब इस कैपिटल B के मान में कमी होगी, कमी कुछ इस प्रकार आपको मिलेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर B का मान जीरो, देखो यहाँ तो H जीरो था, इस पर यहाँ पे B जीरो गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं निग्राहिता, इसको OB को बोलते हैं धारणशीलता, इसे बोलते हैं निग्राहिता, ठीक है। धारणशीलता क्लियर होगी, यानी H बराबर जीरो होने पर भी, यानी BH मतलब BH वक्र में आपका लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए H बराबर जीरो होने पर भी कुछ चुंबकीय गुण यानी अवशेष चुंबकत्व को, रिटेंटिविटी या कुछ चुंबकत्व गुण रह जाने के गुण को क्या बोलते हैं, धारणशीलता बोलते हैं। इसको धारणशीलता बोलेंगे, इसको निग्राहिता बोलते हैं। ये क्या होता है कि H का ऋणात्मक समय मान जिस पर B बराबर जीरो हो जाता है, निग्राहिता कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, इस I को मतलब बढ़ाएंगे तो H का मान भी विपरीत दिशा में बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम बाद, इस पॉइंट के बाद फिर से आप चाहे करंट को उल्टा कितना भी बढ़ा दो, यानी H को कितना भी बढ़ा दो, इस कैपिटल B के मान में, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी फिर से आपको पॉइंट मिला मैग्नेटिक सैचुरेशन, यानी ये भी चुंबकीय संतृप्ति का बिंदु। इसको मैं C से दिखाता हूँ, इसको मैं D से दिखाता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, करंट को कम करेंगे तो H का मान भी कम होगा, तो करंट को कम करते करते जीरो पे ले आएंगे, तो H तो जीरो हो जाएगा, लेकिन B का मान जीरो नहीं होगा। ये फिर से क्या मिली आपको, धारणशीलता। फिर अपन जो करंट का मान है, H का मान प्रारंभिक दिशा में बढ़ाएंगे तो आपका ऋणात्मक B का मान कम होता जीरो हो जाएगा, फिर से आपको मिलेगा निग्राहिता, और फिर आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार ग्राफ मिलता है। इसी को बोलते हैं BH वक्र। इसकी दिशा ऐसे, यहाँ दिशा इसकी ऐसे, तो इसको नाम देते हैं DE, और इसको नाम, तो आपका जो O कौन सा आएगा, A B C D E F A, ये होता है BH वक्र, ठीक है। तो ये इसने पूछा था कि किसी नए चुंबकीय पदार्थ के लिए चक्रीय वक्र BH वक्र बनाइए, तो ये आपको बनाना केवल यही था। मैंने केवल इसको एक्सप्लेन आपको साथ साथ कर दिया, सारी बातें लिखनी नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखी है। एग्जाम यही करा था, बस इसके साथ लिख देना। जो OB को क्या बोलते हैं, इस OB को बोलते हैं धारणशीलता,
ये आप लिख देना, धारणशीलता बोलते हैं। और ओसी को क्या बोलते हैं? ओसी बोलते हैं कोरेसिटिविटी, निग्रहिता इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कोरेसिटिविटी, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्लियर? तो ये ग्राफ आपको, ये आपका ए बी सी डी, ए से इससे बोला है, जहां से लो ये कोई लो, ए से बी से सी से डी से ई से एफ, वापस ए पर आना है। ये बीएच वक्र आपको बनाना था, मैंने आपको इसको समझा दिया पूरा। एग्जाम में केवल 1 नंबर का सवाल था 2018 में, इसमें अपने को केवल बीएच वक्र ही बनाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आंसर कितना करना था? इसका आंसर आपको ये मात्रा लिखना है एम्पियर पर मीटर, ये टेस्ला में, और यहाँ लिखना, यानी ये लिखना, ये ए बी सी डी, ये ऐसे, ये आपका बीएच वक्र है। बीएच वक्र ये बंद लूप होता है, ठीक है। लोहे के लिए इसका एरिया ज्यादा होता है, और सॉरी, लोहे के लिए, नरम लोहे के लिए इसका एरिया कम होता है, स्टील के लिए ज्यादा होता है। वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। स्टील की धारणशीलता कम होती है, स्टील की निग्रहिता ज्यादा होती है। नरम लोहे की धारणशीलता अधिक होती है और निग्रहिता कम होती है। ये सारी बातें अभी की थी और कर लेंगे थोड़ी देर बाद में। ओके, क्लियर? अब अगला सवाल यहाँ पे पूछा है, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए, जो अपन कर चुके हैं। अगला सवाल था यहाँ पे, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 ए का, क्यूरी ताप की परिभाषा जो अपन ने कर ली है। तो क्यूरी ताप रिपीट होगा, आप याद ही कर लीजिएगा। बीएच वक्र इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो आपको बीएच वक्र तो आना ही चाहिए बनाना। ओके, 2018 का दूसरा सवाल हो गया। दूसरे का पहला सवाल क्यूरी ताप जो अपन ने कर लिया। इसमें तीसरा सवाल पूछा है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, क्या पूछा है? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए व्यंजक। दूसरे का 2018, दूसरे का बी पार्ट, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए, इस बार के लिए कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण सिलेबस में नहीं है। अगर नहीं देखना तो स्किप करके आगे बढ़िए 2-4 मिनट, और देखना तो अभी मैं आपको 3-4 मिनट को पूरा करवा दूंगा, समझा दूंगा आराम से। कक्षीय इलेक्ट्रॉन, तो देखिए क्या होता है, किसी आप जानते हो परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के चारों ओर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन चला तो करंट बनेगा, तो करंट इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है। करंट इलेक्ट्रॉन के जो करंट की दिशा होती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो ये धारावाही लूप बन गया। और अपन जानते हैं धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव, मतलब एक धारावाही लूप होता है, वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, क्षण चुंबक बन जाती है। तो देखिए, इसमें इसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं आर मान लेते हैं। तो इसमें करंट दौड़ रहा है, तो धारावाही लूप है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी कि धारावाही कुंडली होगी। और धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण अपन जानते हैं NIA होता है, जहां से ए का एरिया होता है, आई से बना हुआ करंट है, और एन से नंबर ऑफ टर्न्स, घेरों की संख्या होती है। तो एन यहाँ से आएगा, एन का मान देखो यहाँ पे 1 है, एन का एन भाई 1 की तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन, कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन को कक्षीय इलेक्ट्रॉन बोल दिया। करंट यहाँ पे क्या होगा? करंट होता है आवेश बटा समय, तो आवेश आया तो इलेक्ट्रॉन बटे में समय टी आएगा, और एरिया का आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वर्ताकार लूप, ये वर्ताकार लूप है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये आई बराबर ई बटा टी। तो देखिए यहाँ पे एम बराबर क्या मिलेगा आपको? एम बराबर यहाँ पे, इसको अभी सोल्व करते हैं अपन एक बार, पहले आई का मान, चलो कोई बात नहीं, ए का मान यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे टी क्या होता है? टी होता है समय, मतलब इसको एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो समय क्या होता है? दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी कवर करेगा? 2 पाई आर बटे में वी, मतलब 2 पाई आर बटे में वी। ऐसा कर लीजिए, गोल गोल घूम रहा है, तो इसका कोणीय वेग ओमेगा होगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी। तो यहाँ से टी बराबर 2 पाई बटे में ओमेगा आपको मिल जाएगा। तो जो आई मिलेगा आपको 2 पाई बटे में ओमेगा, तो आई क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा आपको मिला। और आप जानते हो ओमेगा क्या? कोणीय वेग, और इसका रेखीय वेग में मान लेता हूँ, रेखीय वेग इलेक्ट्रॉन का v मान लेते हैं। तो कोणीय वेग क्या होता है? आप जानते हो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर r ओमेगा होता है। तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा? v बटे में r मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? सीधा सीधा क्या आएगा? t बराबर 2 पाई ओमेगा की जगह v बटे r, एंड t बराबर 2 पाई r बटे में v। वैसे भी आ सकता था, सीधा जब 2 पाई r बटे में v कर सकते, ठीक। तो आपको मिलेगा m बराबर m की जगह 1, और e की जगह, यानी i की जगह e बटा t, और t का मान कितना है? 2 पाई r बटे में v, 2 पाई r बटे में v, इंटू में क्या चल रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, v जाएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। ये आपको मिल गया कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। समझ में आएगा?
एम बराबर EVR/2, EVR/2 इसको आप चाहो तो ओमेगा के क्रम में भी T बराबर 2π/ओमेगा के रूप में भी ला सकते हो। ये होता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। सिंपल, NIA में n का मान 1 की लूप है तो n का मान 1, I आवेश बटा समय, समय क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी 2πr/v, सिंपल करके लिख दो इसके अंदर, और A इसका क्षेत्रफल, ये होता है EVR/2। ओके, समझ आया? तो ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला होता है EVR/2 होता है। नेक्स्ट 2017 में बोर्ड एग्जाम 2017 में अपने से पूछा क्यूरी ताप की परिभाषा। तो वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। और क्यूरी ताप अलग अलग लोहे चुंबकीय पदार्थों का क्यूरी ताप अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, आयरन का 1043, कोबाल्ट का 1394, निकिल का 631, ये सारे किसमें होते हैं? केल्विन में होते हैं। सारे मान किसमें? केल्विन के अंदर होते हैं। तो हो गया 2017 का सवाल। क्यूरी ताप यानी कितनी बार आ गया? 3 बार। 16 में आ गया, नहीं 17 में आ गया, और कहाँ आ गया? 18 में आ गया, और कहाँ आ गया? 19 में आ गया लगातार। तो 21 में भी आएगा, 21 में भी क्यूरी ताप की परिभाषा आएगी। तो याद कर लीजिए। 17 क्लियर? क्यूरी ताप। 2016 में क्या पूछा गया? तो 16 में डेरिवेशन पूछा जो अपन जानते हैं, वो डेरिवेशन जो म्यू बराबर 1 + xm जो लास्ट में फाइनल आता है वो वाला डेरिवेशन। तो यहाँ क्या पूछा? चुंबकन M। बोर्ड एग्जाम 2016 की बात अपन करें, सवाल नंबर 1, चुंबकन M, चुंबकन M मैं लिख देता हूँ चुंबकन M, जिसको अपनी बुक में I से दिखा रखा है। कंफ्यूज होता ना, चुंबकन तीव्रता को ही चुंबकन बोलते हैं। चुंबकन तीव्रता जो अपने I बोला था, I बराबर M/V, यानी एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता, चुंबकन बोलते हैं। और चुंबकन क्षेत्र, यहाँ पे उसको बोला है चुंबकन, उसको बोला है चुंबकीय तीव्रता बोला है। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता क्या चीज है? जो H, जिसको अपन ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड चुंबकन क्षेत्र जो बोला था, वो यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता ही बोल रहे हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति जो आप जानते हो, चुंबकीय प्रवृत्ति में लिख रहा हूँ, लिख दो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको अपन X से दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। राजस्थान बोर्ड 11 क्लास की फिजिक्स के पीछे दे रखा है। X को क्या बोलते हैं? काई, या इसको कई बार जीटा भी बोल देते हैं, मैं इसको X ही बोलता हूँ हमेशा। ओके, मैं संबंध आपको वो, और क्या म्यूआर, म्यूआर जानते हो? आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। मैं आपको क्या करना है? विभिन्न संबंध साबित कीजिए और चुंबकीय प्रवृत्ति X को भी आपको परिभाषित करना है। तो अपन जानते देखिए, किसी पदार्थ में उत्पन्न, किसी यहाँ लिखना होता है, किसी पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र व माध्यम में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। यानी अपने क्या किया? किसी पदार्थ को चुंबकित करना है तो अपन ने पहले परिणालिका को उसमें किस मतलब लोहे चुंबकीय पदार्थ को सोलेनॉइड के अंदर, परिणालिका के अंदर रख दिया निर्वात में। उस टाइम चुंबकीय क्षेत्र कितना है, कितना बन रहा है, और उसी को उठा के किसी मीडियम में डाल दिया, किसी माध्यम में डाल दिया तो कितना बन रहा है। तो दोनों का जो कुल जो होता है वो दोनों के योग के बराबर होता है। यानी सिंपल आपको याद करना है, किसी पदार्थ में उत्पन्न, ये लिखोगे यहाँ पे, किसी पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B0 और माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र Bm के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे B बराबर, अब B0 को जो लिखते हैं, B0 म्यू0 इंटू में I लिखते हैं, म्यू0 इंटू में I, लेकिन इस I की जगह इस पेपर के हिसाब से मैं क्या लिख रहा हूँ? M लिख रहा हूँ, और Bm को लिखते हैं म्यू0 इंटू में H, जो यहाँ पे H ही बोल रखा। तो यहाँ पे आएगा B बराबर B0 की जाएगा म्यू0 इंटू में M प्लस Bm की जाएगा म्यू0 इंटू में H आएगा। तो यहाँ से देखिए म्यू0 आ जाएगा कॉमन, म्यू0 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो M प्लस H मिलेगा। अब देखिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जो XM होता है वो I/H होता है, लेकिन यहाँ I की जगह क्या बोलेंगे अपन? M/H बोलेंगे। तो यहाँ से अपन इस M की जगह XM इंटू में H बोल सकते हैं, XM इंटू में H बोल सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा B बराबर म्यू0 M की जगह आएगा XM इंटू में H प्लस H यहाँ से आएगा। तो यहाँ से अब क्या करो आप? H को कॉमन निकालो, तो B बराबर म्यू0 इंटू में H कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा XM प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा। एक बार मार्कर चेंज करो, ठीक है। अब क्या करो? इस H को ले जाओ नीचे, इस H को, तो B/H बराबर म्यू0, यहाँ आएगा 1 प्लस XM मिलेगा। अब B/H क्या होता है? तो आप जानते हो H होता है B/में म्यू, तो म्यू माध्यम के लिए, तो म्यू को आप लिखना है, B/H को लिखना है म्यू। तो यहाँ पे लिखोगे म्यू बराबर म्यू0 इंटू में 1 प्लस
एक्सएम, 1 प्लस एक्सएम, जहां पे म्यू क्या होती है, म्यू होती है माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। इधर साइड में जो म्यू बराबर क्या लिखा आपने, बी बटा एच को आपने म्यू लिखा है। अब आगे देखिए, आगे इस म्यू नोट को भी, ये विभिन्न संबंध है ना, विभिन्न संबंध, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, इनसे कहीं से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, विभिन्न संबंध स्थापित कीजिए। अब म्यू नोट को ले जाओ नीचे तो क्या मिलेगा, म्यू बटे में म्यू नोट बराबर 1 प्लस एक्स एम। अब म्यू बटे म्यू नोट क्या होता है, माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात है वो म्यू आर होता है। म्यू आर को बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता बोलते हैं। तो म्यू आर बराबर मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स एम। तो ये अपने को डेरिवेशन में करना था। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, इसको जीटा एम भी बोलते हैं, जीटा ही बोलते हैं, और काई भी इसको बोलते हैं, काई, ठीक है। ओके, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम, ये अपने को यहाँ पे संबंध ड्राइव करना था। आगे बोला है कि चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स को परिभाषित कीजिए, यानी अपने को इस एक्स की परिभाषा लिखनी है, इस चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स की परिभाषा भी लिखनी है। तो देखिए होता क्या है, जो चुंबकीय जो आपका चुंबकन तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता जो आई होती है वो समानुपाती एच होती है। यानी आप बोलोगे यहाँ पे आई की जगह यूज करना है एम, पेपर के हिसाब से एम समानुपाती एच, एम समानुपाती है, तो एम बराबर क्या लिखोगे कि चुंबकन तीव्रता, चुंबकन किसी पदार्थ में मतलब चुंबकन है, चुंबकन तीव्र, रुकना, चुंबकन बोलने में चुंबकन कंफ्यूज करता होगा यहाँ पे, चुंबकन और चुंबकीय आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, चुंबकन बोलते हैं आई को और चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं एच को। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है वो, बी कहीं कंफ्यूज ना, बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ सिंपल बोला है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता का मतलब है एच, जिसको अपन चुंबकन क्षेत्र भी बोलते हैं। किसको, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र एक ही बात है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र एक ही बात है। फिर आगे आते इधर, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन एक ही बात है, आई और यहाँ पे एम, ठीक है। तो जो एम समानुपाती क्या होता है एच, तो यहां से आएगा, इसको उठाने पर एक समानुपातिक नियतांक जिसको अपन एक्स एम बोलते हैं, जहां पर एक्स एम एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स एम बराबर एम बटा एच, एम बटे में एच। तो आप बोलोगे अर्थात चुंबकन तीव्रता एम व चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात को, चुंबकन तीव्रता एम व चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और यह है एक मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि हुई। इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर, इसका भी मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर। तो ये दोनों का मात्रक कट जाता है, तो लिखोगे चुंबकीय प्रवृत्ति एक मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि है। ये इसकी परिभाषा के बारे में हो गई, क्लियर। इतनी बातें इसमें लिखनी है। और आगे लिखना था इसमें भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति में ये बता रहे हैं कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, यानी किसी पदार्थ, कोई पदार्थ कितनी इजीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा। तो ये हो गया, इन चुंबकीय प्रवृत्ति में ये बताता है, ये बताती है कि किसी कोई चुंबकीय पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा। ओके, तो ये आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा यहाँ से होगी। आई होप क्लियर है, आगे समझ में। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है अपना सवाल नंबर 2। इसमें स्थायी चुंबक बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 2016 का सेकंड सवाल है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए और ऐसे पदार्थों के 2 उदाहरण भी लिखिए। स्थायी चुंबक आपको बनाना है। स्थायी चुंबक आपको क्या बनाना है, स्थायी चुंबक लंबे टाइम तक चुंबकत्व उसमें विद्यमान है। तो देखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो उसकी विशेषता होनी चाहिए, पहली बात उसकी धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, वो ज्यादा चुंबकत्व ग्रहण पाए, और उसकी निग्रहिता भी अधिक होनी चाहिए। तो पहला क्या हो गया उसकी, यानी स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। पहला गुण हो गया धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। नंबर 2 लिखोगे इसकी निग्रहिता अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी निग्रहिता भी अधिक होनी चाहिए, निग्रहिता भी अधिक होनी चाहिए। तीसरा गुण लिख सकते हो आप चाहो तो बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, बीएच वक्र का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए जिन के अगर स्थायी चुंबक बनाने के लिए ऐसे पदार्थ में काम लेते हैं जिनकी धारणशीलता अधिक हो, निग्रहिता भी अधिक हो और बीएच वक्र का क्षेत्रफल भी अधिक हो। तो मैंने 3 बातें बताई,
तीन में से आप दो ही पूछिए। धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्रहता अधिक होनी चाहिए, बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। जैसे स्टील होती है आपकी, ठीक है, स्टील के लिए बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है, जबकि नरम लोहे के लिए बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। कई बार ग्राफ बना के पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा स्टील का कौन सा नरम लोहे का है। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल लेना, तो एग्जाम्पल देखिए स्टील है, पहला कौन सा आपका स्टील है। दूसरा होता है एल्यूमिनिको। क्या होता है? एल्यूमिनिको। तो एल्यूमिनिको एक एलोई है, मिश्रा जो किसका? एल्यूमिनियम प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट, जो नाम देखो बन गया एल्यूमिनिको। एल्यूमिनिको एल्यूमिनियम निकिल और कोबाल्ट का जो मिश्रा है एल्यूमिनिको। ये भी इसको भी अपन स्थायी स्टील को और एल्यूमिनिको को अपन स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्लियर, परिभाषा मतलब गुण बता दिया आपको, विशेषता बता दी और उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अगला आते हैं बोर्ड एग्जाम 2015 में। कुछ नोट करना आता है तो अपने हिसाब से आप कोर्स के नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछिए, न्यूमेरिकल पूछा है और साथ में परिभाषा, परिभाषा के साथ न्यूमेरिकल। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए। पेपर में इसको एम लिख रखा है इसलिए इसको एम बोला है, अपने बुक में इसको आई से दिखा रखा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कि जब पेपर लगा था 2016 में, तो 2016 में एनसीईआरटी की बुक थी और एनसीईआरटी में चुंबकन तीव्रता को आई से किससे? एम से दिखा रखा है और राजस्थान बोर्ड की बुक में आई से दिखा रखा है। तो आप कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं है। बोर्ड एग्जाम 2015 की बात करते हैं तो 2015 में सवाल पूछा गया, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, चुंबकीय दिक्पात, ब्रैकेट में लिखा चुंबकीय दिक्पात को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषित करने की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा बोल दूं, 2015 सवाल एक ही था, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने इसको फाई से दिखाया था, तो रिवीजन करवाया था उस टाइम फाई से। ठीक है, होता क्या देखिए, किसी स्थान पर, परिभाषा बोल रहा हूं, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, लिख लीजिए, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बने कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। आई रिपीट, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बने कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बने कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। क्लियर होगी? लिख जाओ अभी तक। और बोलो, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बने कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। हो गया अब तो। अब देखिए फिर हो आगे, दिक्पात, अलग अलग स्थानों का दिक्पात कोण अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों का दिक्पात कोण अलग अलग होता है और एक ही स्थान का समय के साथ भी परिवर्तित होता है। इतनी बात यहाँ पे आपको लिखनी थी और आपको 1 नंबर मिल गया। आगे से मेरा सवाल था, किसी स्थान के चुंबकीय, इसी में सवाल अटैच था, परिभाषा के साथ न्यूमेरिकल दे रखा था। अगर आपको परिभाषा आती है न्यूमेरिकल नहीं आता तो फंस गया आप। तो परिभाषा सारा याद करके आए तो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, ये क्या करें, दिक्कत हो गया ना। तो न्यूमेरिकल भी आना, जैसे सवाल फंसा था कई बार। इसी के साथ न्यूमेरिकल भी था, किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, मतलब क्षैतिज घटक आपको दिया है, बीएच का मान देखा है, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड आपको गिवन है, कितना गिवन है? 0.25 गाउस दे रखा है। 0.25 गाउस यानी आपको 0.25, इसको मैं कैपिटल जी बोल रहा हूँ, गाउस दे रखा है। और बोला नमन कोण 60 डिग्री है। नमन कोण कितना है? नमन कोण यानी थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री आपको दे रखा है। और पूछा क्या है, तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी का मान निकालना। तो मैंने आपको पढ़ाया तो बोला होगा और रिवीजन कराया तब भी मैंने आपको बोला है कि आपको 2 फॉर्मूले याद है ना, तो पृथ्वी भू चुंबकता का सवाल गलत नहीं हो सकता कि बीएस जो आता है वो आता है बी कोस थीटा आता है, और बीवी जो आता है बीवी ख्याल आ रहे हैं, बीवी होता है बी साइन थीटा। बीवी क्या होता है? बी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा को बोलते हैं नमन कोण या नति कोण बोलते हैं। बी होती है पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र या पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और बीएस होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और बीवी होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, वी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अपने से सिर्फ बी पूछा है, तो देखो थीटा दे दिया, बीएस दे दिया, तो निकालना आसान है। तो बीएस क्या होता है? बीएस होता है बी कोस थीटा। तो यहाँ से बी क्या आएगा? बी आएगा बीएच बटे में कोस थीटा, बीएच बटे में
कोस थीटा, वो ये आएगा। अब BH का मान क्या देखा 0.25 में भी यूनिट चेंज नहीं करूं, मैं आंसर गाउस में लिखूंगा। ये गाउस क्या होता है, गाउस इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी गाउस मतलब चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्र गाउस होता है। और आपको याद भी होगा 1 टेस्ला में 10⁴ गाउस होते हैं, चैप्टर नंबर 7 में बताया था आपको। 0.25 बटे में कोस थीटा, थीटा में कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री यानी कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2, 2 जाएगा ऊपर, तो 0.25 इंटू में 2 इन 0.5 गोस आपको मिला आंसर। 0.5 गोस ये सीजीएस में आ रहा है। इसी को अगर आपको चेंज करना है एसआई में, तो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है, तो 1 गोस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला लिख सकते हैं। तो आप इसको चेंज किसमें करना है, टेस्ला में चेंज करना है। टेस्ला क्या होता है, टेस्ला, टकला, तसला, वो क्या होता है, टकला कोई है, मैं तो नहीं। तो देखिए टकला, यहाँ पे टकला नहीं, टेस्ला है। तो टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। तो गोस को टेस्ला में चेंज करने के लिए इसको आप 10⁻⁴ से गुणा कर दोगे तो आंसर मिलेगा आपको B बराबर, अब ये 0.5 हटाओगे नीचे 10 आएगा, यानी इसको आप 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला लिख दोगे, ये आपका हो गया आंसर। ये मैंने एसआई में लिख दिया, ये सीजीएस में था। ये आंसर किसमें था, सीजीएस में था। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो नंबर यहाँ होता है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और आगे 10 की घात, ये इसका आंसर लिखने का एक तरीका होता है, इसको वैज्ञानिक संकेतन भी बोलते हैं। तो ये 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आपका आंसर आ गया, और आपको 1 नंबर फिर से मिल गया। 2 नंबर का सवाल था। इस बार जो सवाल आएगा भूचुंबकत्व का, तो इसी फॉर्मूले से ऐसे आपको सवाल मिलेगा। जैसा बुक का एग्जाम्पल 8.2 8.3 ऐसा ही है भूचुंबकत्व का। आगे बोर्ड एग्जाम 2014 में चलते अपन। तो बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया अपने से, क्या पूछा गया, बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर पूछा यह है अपने से कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। देखिए एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा युग्म में रहते हैं। इन्होंने यही पूछा है अगर होता तो चुंबकत्व में गाउस का नियम का रूप क्या होता, ये बताओ आप लोग, अगर होता तो। ठीक है, तो देखिए अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, वहां गाउस का नियम पढ़ा है, तो वहां गाउस का नियम अपने पास था। कहां की, चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम उसके अनुप्रयोग की। तो वहां गाउस का नियम क्या था, क्लोज यानी क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट था। ठीक, ये क्या होता है, उस बंद पथ में कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी मतलब विद्युत से निश्चित किसी बंद पथ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स चैप्टर से बात करें, कुल विद्युत फ्लक्स उस पथ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। लेकिन चुंबकत्व में जो गाउस का नियम होता है वो होता है किसी बंद पथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जितने अंदर घुसती उतना बाहर निकल जाती है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं, ये होता है। अब ये बोला ये कब है, जब मतलब जो ध्रुव है यानी युग्म में तब है। अगर अकेला होगा तो इसका क्या रूप बनेगा, क्या ये रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ इस केस आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा क्यू इन। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू इंटू में एम, क्यू एम को बोलते हैं चुंबकीय आवेश। तो मैं कहाँ लिखूँ, दिखाई दे रहा है आपको क्यू एम, इधर दिखाई दे रहा है क्यू एम, तो दिखाई दे रहा है आराम से क्यू एम, और जो यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ म्यू नॉट आ जाएगा। ये आता चुंबकत्व में गाउस का नियम। अगर चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व हो तो चुंबकत्व में गाउस का नियम आपका बन जाएगा म्यू नॉट इंटू में क्यू एम। इस क्यू एम को बोलते हैं चुंबकीय आवेश। क्या बोलते हैं, क्यू एम को बनेंगे चुंबकीय आवेश, जहां क्यू एम बराबर हो गया चुंबकीय आवेश। यानी क्या होगा, किसी बंद पथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उस बंद पथ में उपस्थित कुल आवेश का म्यू नॉट गुणा होता है। म्यू नॉट गुणा होता है, म्यू नॉट आएगा तो निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये बन जाएगा आपका चुंबकत्व में गाउस का नियम। कब, जब एकल चुंबकीय ध्रुव होंगे तो, नहीं तो आपका है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर, क्लोज मीन्स बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। ये तो होता है किसी बंद पथ से गुजरने वाला कोई चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ये चुंबकत्व में गाउस का नियम था। तो ये चेंज होगा अगर अकेला ध्रुव होगा, तो ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सवाल नंबर 2 2014 का सवाल नंबर 2। इन्होंने पूछा अपने से कि प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको 2020 का सवाल नंबर 1 यही बताया था। ओके, आई होप क्लियर हो गया। आते बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर
2013 के अंदर पूछा नति कोण की परिभाषा कीजिए। तो परिभाषा मैंने बता दिया कि किसी स्थान पर मतलब चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबक क्षेत्र की दिशा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है और चुंबकीय विषुवत रेखा पर या चुंबकीय निरक्ष पर इसका मान 0 डिग्री होता है। ये आपका हो गया सवाल। फिर आगे इसमें न्यूमेरिकल दे रखा था, परिभाषा के साथ न्यूमेरिकल। अब साल आप परिभाषा याद है, न्यूमेरिकल नहीं याद है, न्यूमेरिकल नहीं आता दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ पे इसी के साथ न्यूमेरिकल पूछा नति कोण नमन कोण को परिभाषित कीजिए और आगे बोला है नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो। तो 45 डिग्री आता है। यहाँ पे पीछे भी सवाल देखा बुक में भी। उस स्थान पर आपको नमन कोण का मान ज्ञात करना है जहां पर बीवी और बीएच दोनों क्या हो जाएंगे, बीएच बराबर बीवी यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हो। तो आप जानते हो बीएच क्या होता है, बीएच होता है बी कोस थीटा और बीवी क्या होता है बी साइन थीटा, जानते हो। तो यहां से मिला आपको मिला कोस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस थीटा बराबर और कोस और साइन बराबर क्या होता है 45 डिग्री। तो यही समझ लीजिए क्या करोगे साइन थीटा, ये क्या करोगे साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा या टेन थीटा कैसे करोगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 आएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 कितना हो, टेन का मान 1 का होता है 45 डिग्री, तो थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। चलो आपने इतना बढ़ाइएगा, इतना बड़ा आपने क्यों किया, तो आप सीधे याद कर सकते हो। टेन का आप एक फॉर्मूला और जानते होंगे आप, टेन थीटा बराबर बीवी बाई बी एच, जानते हो बीवी बटे में बी एच होता है। टेन थीटा क्या होता है बीवी बटे में होता है, टेन थीटा क्या होता है बीवी बटे में बी एच होता है ना भाई। बी एच क्या होता है बी कॉस थीटा और बीवी, तो ये आपका बीवी। अब देखो बीवी बराबर बी एच है तो बीवी बराबर बी एच, तो आप कर दो टेन थीटा बराबर बीवी की जगह बी एच कर दो तो बी एच बटे में बी एच। तो टेन का क्या मिलेगा आपको, टेन का मान 1 मिलेगा। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 आपको मिल जाएगा। आगे लिखा मैंने थीटा का मान 45 डिग्री आपको। जहां पर जो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं तो वहां पर नमन कोण का मान 45 डिग्री होता है। ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी, वैसे यह थोड़ा आसान पड़ेगा। टेन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो ये तो याद होता है, बी एच होता है बी कोस थीटा और बीवी क्या होता है बी साइन थीटा। अगर दो फॉर्मूले याद कर लिए भू चुंबकता का सवाल गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये था आपका बोर्ड एग्जाम में आपका चैप्टर नंबर 8 के सारे PYQs। मैंने जितना हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश किया। फिर भी कोई डाउट होती है तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।